गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। और क्या हाल चाल है? बस सर टेस्ट चल रहा है लगातार स्कूल पर। टेस्ट कब है? 8 तारीख को। अच्छा 8 को है। में क्या क्या आ रहा है? देख के बताता हूँ सर। एक इतने सारे चैप्टर एक साथ? सर दो एक चैप्टर है डी एंड एफ। सर पी का 18वां ग्रुप है और डी और एफ पूरा। हाँ बस। अच्छा पूरा आ रहा है तो 18वां ग्रुप आ रहा है। 18वें ग्रुप में तो कुछ है ही नहीं। यस सर। है ना? ई और एफ की तैयारी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला टेस्ट कैसा हुआ था? जी सर अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था? नहीं, क्या दिक्कत आ गई थी? एक फिजिक्स में सारा टाइम दे दिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज नहीं कर पाया। ये बड़ी मतलब टाइम मैनेजमेंट हमेशा से दिक्कत रही है तीनों सब्जेक्ट की। आप नीट भी देने जाओगे ना, ये प्रॉब्लम रहेगी कि पहले क्या करूं। जो सब्जेक्ट आप लास्ट में उठा लोगे वो तो वैसे ही गया। हाँ, टाइम ही नहीं बचता। अच्छा बायो में ऐसा लगता है कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, उस चक्कर में वो टाइम खा लेता है ना? यस सर। तो वही है कि भाई दिक्कत आती है, क्या कर सकते हो। तो बताओ क्या बताऊं? एक मिनट। नियरेस्ट नेबर। हाँ, किसका, सोडियम का या उसका? सोडियम का। NaCl में ना? यस सर। ठीक है। क्या कोई क्वेश्चन है या वैसे पूछा है नियरेस्ट नेबर? नियरेस्ट नेबर ही पूछा है सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, स्ट्रक्चर इमेजिन नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो गई है। तो मतलब नियरेस्ट नेबर क्या पूछा ये तो बता मुझे, कुछ आइडिया। सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ सोडियम इन NaCl स्ट्रक्चर इज। हाँ तो फर्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा 6, सेकेंड नियरेस्ट 12 होगा बेटे। सेकंड नियरेस्ट 12। देख क्या दिया है। सर 12 भी दिया हुआ है। ये है। Yes, sir. ये तो आपके पास क्या था, क्लोराइड था ना? हाँ
4 हो गया। सोडियम आपको पता है ना, एज से हाँ, ऑक्टाहेड्रल पे हो गया। ये तो ये जो सोडियम है, ये जो क्रॉस दिख रहा है तुझे, इसका पहला पड़ोसी कौन है? पहला पड़ोसी तू अपने कमरे के सेंटर पे कोई पार्टिकल रख दे और उसके छत का जो फेस सेंटर पार्टिकल होगा वो सबसे नियरेस्ट होगा उसका। तो फर्स्ट नियरेस्ट इस बंदे का जो आएगा वो ये आएंगे, ये वाले सर्कल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये 6 फेस सेंटर वाले आएंगे। फर्स्ट नियरेस्ट सबसे नजदीक का बंदा यही होगा उसका, ठीक है? यस सर। और सेकंड नियरेस्ट इसका हो जाएगा एज सेंटर। तो एज सेंटर यही 12 है। थर्ड नियरेस्ट हो जाएगा इसका कॉर्नर, जो कि 8 हो जाएगा। तो इस तरह से नियरेस्ट नेबर बता सकते हो कि किसका कितना नियरेस्ट नेबर है। ठीक है बच्चे? ठीक है। तो ये ठीक सर। सर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बता दो एक बार। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो HCP वाला था ना? SCP के बाद, SCP तो आपको पढ़ाया ही था। CCP में कुछ नहीं था। पहली बात तो पहला पॉइंट ये याद करना था, जो थर्ड लेयर था वो कहां रखे थे? ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे या टेट्राहेड्रल पे? पहले ये बताओ। भूल गए? ऑक्टाहेड्रल पे। थर्ड लेयर बच्चों ऑक्टाहेड्रल पे रखो। जब थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल पे रख दोगे तब जाके ये बनता है, पहली बात। उसके बाद इसमें मैंने बताया था कि ABC टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तीसरा इसका आया था कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चौथा इसका आया था पैकिंग फ्रैक्शन 74%, ठीक है ना? और इसका वॉल्यूम तो वही होता है जो FCC है। कोऑर्डिनेशन टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 आए थे, ये थे। और इसका जो डायग्राम बनाया था मैंने, वो आपको ये बताया था, ये था, ये फर्स्ट लेयर था A। इसके ऊपर 3 पार्टिकल रखे थे, ये था B। इसके ऊपर 3 और पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इसीलिए ये C टाइप बन गया था। पहला A, फिर B, फिर C। और जो फोर्थ लेयर था वो फर्स्ट लेयर को रिपीट मार गया था। तो ABC टाइप का इसमें स्ट्रक्चर था। तो इसमें कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ बच्चे आपको? सर B और C में डिफरेंस क्या है? B और C में कोई डिफरेंस नहीं है बेटे। डायरेक्शन सुन मेरी बात, B के ऊपर C रख दे। देख, अब अगर तू ये रखता है, इस 3 के ऊपर और 3 रख दे, है ना? ऐसे ऐसे 3 और रख दे, तो ये ट्राइगोनल वॉइड्स होगा। लेकिन जो रिवर्स डायरेक्शन करके रखा गया है उसके ऊपर, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि वहां एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाएगा। तो ये दो अलग चीजें हैं। मतलब ये है कि भाई एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रायंगल है, ये आपको बताया होगा ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक ऐसे और Yes, एक sir. ऐसे। तो अगर इसके ऊपर ये रखोगे तो कुछ ऐसा बन जाता था, और यहाँ पे बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाता है। तो सेम डायरेक्शन में रखते तो सेम होता, डिफरेंट डायरेक्शन वो हम रखते नहीं है, वो ऑलरेडी अपने आप बन जाता है बच्चे, ठीक है? वो कोई रखता नहीं है। और इसमें क्या कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? सर वही B और C का ही था।
कुछ नहीं, बस उसको अपोजिट रख दो बेटे। अब वो ऐसा करा करो ना, नेट पे थोड़ा सा इसका वीडियो देख लिया करो आप लोग। जब अगर 3D की बात हो तो बिना वीडियो के क्लियर नहीं होगा। तो जैसे SCP का वीडियो डाल दोगे ना, तो आई थिंक आपको विजुलाइज करवा देगा कि ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं उससे क्या इफेक्ट आएगा। ये तो स्क्रीन पे तो बनता नहीं कि हाँ अपोजिट से क्या हुआ, ठीक है। तो जब आप ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखोगे तो जाके अपने आप वो चीजें सेट होती हैं, तो ऐसा बनाना नहीं होता है। हाँ, और सर एक क्वेश्चन है, व्हेन CuSO4 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अपने पैकेज में है बच्चे? यस सर, क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 98। कौन से पैकेज में, ये तो बता। पैकेज 1 अच्छा, पैकेज सॉल्यूशन का है, सॉलिड स्टेट वाला सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में है। यस सर, कॉपर सल्फेट किस में ऐड कर दिया? अमोनिया में। हाँ, फिर क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, बी ऑप्शन, फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, या बोथ 1 and 3, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड एंड बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड। एक मिनट, मेरे पास पुराना पैकेज है तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि वो क्वेश्चन है कहाँ, है ना। मेरे पास नया वाला मैं भेज देता हूँ। भेज दे। भेज दिया है सर। ठीक है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। देख जरा, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली टू वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। यस सर। तो इसमें जो वांट ऑफ फैक्टर होगा वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब तो तू कॉम्प्लेक्स पढ़ चुका है ना। यस सर। तो ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा बेटे। ठीक है सर। और कौन सा क्वेश्चन है बेटे? सर स्पाइनल स्ट्रक्चर और इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। बताया था। सर वो थोड़ा एक बार बता दो फिर से। ओके, ये था AB2O4, ये था ना, ये डाइवेलेंट केटायन था, और जो B था वो ट्राइवेलेंट केटायन था बेटे। आपको A मैंने बताया था कि जो डाइवेलेंट केटायन होगा 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। O4 तो FCC बनाता था, तो O ऑक्सीजन का जब आप FCC बनाओगे बच्चे तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 आएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 आ जाएगा, है ना। अब 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब क्या हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है तो A आ गया, A1 आ गया। B कहाँ था बच्चे? हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स था, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास 4 थे, मतलब 2 आ गया था, और O का FCC था तो ये 4 था। तब ये फॉर्मूला बना था। मतलब स्पाइनल स्ट्रक्चर में ये चीज याद होनी चाहिए कि डाइवेलेंट केटायन कहाँ होगा और ट्राइवेलेंट केटायन कहाँ होगा। इसकी परसेंटेज भी मैंने बताई थी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 8 है तो उसके 1 पोजीशन पे है, मतलब ये 12.5% पे है। 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 100%, तो उसका 1 कितना हो जाएगा बेटे? 12 पॉइंट समथिंग। तो इतने परसेंटेज पे डाइवेलेंट केटायन है। और ट्राइवेलेंट केटायन कहाँ होता है? 2 पे है, टोटल 4 था
4 का 2 मतलब कितना हो गया, 50% था। ये हो गया स्पाइनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल में ये था, इसी को ऐसे कर लो, BAB O4 ये था। A यहां भी डाइवेलेंट है और B जो है वो ट्राइवेलेंट है। तो इस बार एक B जो था 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 था, तो ये कितना आ गया 1। और A जो है 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। A मतलब 1/4 into 4 मतलब 1, और ये B 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये था आपका 4 1। तो ये दोनों, बस इस बार क्या है कि ट्राइवेलेंट केटाइन टेट्राहेड्रल पे है और उसमें क्या था, डाइवेलेंट केटाइन टेट्राहेड्रल पे था। तो ये डिफरेंस मेजर है जहां से आप स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल सोच सकते हो कि हाँ भाई क्या है। ठीक है बच्चों? सर बी दोनों ही मतलब दोनों ही सेम है ना, ट्राइवेलेंट है? जी 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 दोनों सेम है, लेकिन एक बी जो है इस बार टेट्राहेड्रल पे और एक बी क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके। परसेंटेज स्टिल वही है, ये 12% ही होगा। ये दोनों अगर मैं मिला के देखूं तो 50% होगा, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो 25% होगा। डाइवेलेंट 25, ट्राइवेलेंट 25। तो ये मेजर डिफरेंस ए का देखना, उसमें डाइवेलेंट पे था, ओ सॉरी उसमें टेट्राहेड्रल पे था, अब इस बार वो ऑक्टाहेड्रल पे आ गया है ना। ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट में आप लोगों के नंबर आते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे मार्क्स ले आती है? आपकी बात टर्म केमिस्ट्री में कभी है? अब की बार तो एफटी है सर। एफटी तो आसान होती है यार, ऑनलाइन पेपर्स तो सारे आसान आ रहे हैं। ऑनलाइन पेपर आसान नहीं आ रहे हैं? आसान नहीं सर। क्यों आसान नहीं आ रहे हैं? अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ आ रहा होगा। सर उतने ही आ रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन टफ है। एक्चुअली में पेपर देने वाले को ना हमेशा ही लगता है कि ये मुश्किल है थोड़ा सा। सर आप पढ़े हुए हो, सर आपके लिए तो सारे पेपर से इजी होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, आपके लिए आपके लिए इजी होंगे। एक बात बताओ, नीट किसको देना है? सर केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री नीट आप ही को तो देना है। यस सर। 13 तारीख को जा रहे हो देने? नहीं सर। सर जिनका हम जाएंगे सर, है ना? सर अगले साल 13 को हो जाएगा तो चले जाएंगे। नहीं नहीं, अगले साल 3 को ही करवा दे, 13 को मत करवा। 2 को है सर। अच्छा 2, वो तो जब डे पड़ेगा तभी होगा ना। 2 को है, मतलब अगले साल का देख लिया? यस सर। हाँ यार, एक्सपर्ट हो आप लोग। चलो अब क्या कर सकते हैं, 13 तारीख को देखो कितने बच्चे क्या करते हैं यार। जिनको पढ़ाया था वो तो बेचारे पढ़ के भूल भी गए सब। बोले सर याद ही नहीं है। सर उनको ज्यादा टाइम मिला जब भी बोल रहे हो। क्योंकि क्या? पेपर देने जाए। अरे यार लॉकडाउन में पढ़ा कौन बताओ, सब यही सोच के रह गए कोरोना कोरोना कोरोना, उसके चक्कर में कोई पढ़ा ही नहीं। अच्छा इतनी बार वो हुआ, पोस्टपोन हुआ कि ऐसा लगा कि अब होगा ही नहीं। उस चक्कर में कई बच्चों ने छोड़ दिया कि ठीक है यार इस बार तो लगता है छुट्टी मिल गई, है ना। मगर सर बहुत ज्यादा गैप भी तो मिला है ना आपकी बार, वैसे भी
बहुत ज्यादा गैप अच्छा नहीं होता है बेटे। तो लेकिन जो 13 तारीख को देंगे सर थोड़ा तो उसमें मिलना फायदा चाहिए, है, क्योंकि कई थोड़ा बच्चे तो अच्छा होता है। जाएंगे नहीं देने, कईयों में तो ब्लड आ रखे हैं और ये सब है, तो फायदा है उसमें थोड़ा सा, हाँ वो है, कट ऑफ कम हो जाएगा। अच्छे बच्चे होंगे वो जरूर जाएंगे बेटे, चाहे जैसे जाएंगे वो। ये सर वही तो बट सर अब की बार ये है ना, जाएंगे ना फिर तो, जो ऐसी इन सब में है। उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ दांव पे है, कैसे नहीं जाएंगे बता। सर ऐसे तो अब की बार से कंपटीशन कम हो गया, और सर अगले साल जो कई बच्चे अब की बार डिप्रेशन में चले जाएंगे और कई बच्चों को जाना नहीं होगा, तो सर वो हमारे साथ बैठेंगे, हमारे डाल देंगे ना वो बच्चे सारे। वो एक बात बताऊं, जो इस साल डिप्रेस रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर भी डिप्रेस ही रहेंगे बेटे, ठीक है? तो तू टेंशन मत ले। और नहीं सर हमारे तो बढ़ाए देंगे वो बच्चे सारे। खुद को बचा के रख, कुछ नहीं होता यार। फिर वही बात है, एक ही सीट तो चाहिए। यस सर। क्या करेगा, तेरे से क्या मतलब कंपटीटर कितने हैं? हाँ सर। तू अपना 700 फिक्स कर। यस सर। बिहार की पता है सर क्या हाल है? बिहार के हाल बहुत अच्छे हैं बेटे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। नहीं, उस चीज का नहीं बोल रहा मैं, चुनाव की। मतलब यहाँ तो नीट की सेंटर पर है ना, तो उसको तो 400 किलोमीटर ट्रैवलिंग तो बंद ही है सर। बोट से जाएंगे, बोट से, चुनाव है ना। हाँ तो ठीक है, 3-4 दिन पहले निकलेंगे, है ना, आराम से पहुंचेंगे। तू भी बिहार का है क्या? हाँ मैं तो बिहार से ही हूँ। तो फिर अभी कहाँ है? मैं तो पटना में हूँ। अभी कहाँ, पटना में हो? हाँ। तो पटना के क्या हाल है? यहाँ कोरोना सही है, फ्लोर नहीं है। क्या सही है? ना बहुत ज्यादा है, और Okay. बाढ़ नहीं है यहाँ। एक बात बताओ ना, पेपर अगर नहीं होगा तो चुनाव भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव तो यस सर। तो फिर बिहार पेपर में क्यों ना हो? बिहार में चुनाव पे पूरा फोकस है, वो तो रहेगा, कर रखे हैं पूरा फोकस वगैरह। तो वो होगा ना। 500 बेड भी बन रहा है कोरोना का, अब तो क्या दिक्कत है? सर बिहार में ना, अच्छा पहले बता, 5 किलो चावल और गेहूं लेने जाता है कि नहीं? हंस क्यों रहा है? सर मैंने आज तक लिया नहीं है, मेरा उसमें नाम नहीं आता है ना हम लोग का। अरे क्यों, घर के फैमिली के मेंबर्स का नाम आता है बेटे। सर सरकारी नौकरी है पापा की, कहाँ से आएगा? ओ फिर सही है, ये सही है, कुछ नहीं मिलेगा फिर तो। टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, जा हो गया काम। भाई 5-5 किलो गेहूं और चावल खा खा के मस्त रहते, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ सर 12 मेडिकल कॉलेज में तो 11 मेडिकल कॉलेज तो पेशेंट को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। भर्ती क्या, मैंने टीवी पे देखा था, वो तो मतलब सारे डॉक्टर भी पानी में बैठा था। अरे 3-4 हॉस्पिटल तो ऐसे जिसके डॉक्टर हड़ताल पे उतर गए कि मुझे खुद कोरोना हो गया है। हाँ तो वो तो कितने ने छुट्टी ली, मुझे भी हो गया, छुट्टी दो। बहुत सिचुएशन खराब है सर यहाँ के, बहुत ज्यादा। वहां की नहीं बेटे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हालत बहुत खराब है बच्चे, है ना। इसलिए पढ़ के आप लोग जल्दी से जल्दी डॉक्टर बनो, नहीं तो हालात देख लो कि आने वाले टाइम में कोई साथ नहीं होता है। सिर्फ आपके पास जो टैलेंट है, जो आपका लाइफ है, वही आपके साथ रहेगा कि क्या आप मतलब पीछे मेहनत किए थे, ठीक है। सर एक कोलरॉस लॉ का रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए, बहुत गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन उसके। कोलरॉस लॉ का रिप्रेजेंटेशन मतलब? सर जब हम उसको डिसोसिएट कर रहे हैं तो उसके बाद जो उसके बनेंगे ना, हम मोलर कंडक्टिविटी के बाद उसको डिसोसिएट कर दे रहे हैं आयंस में। हाँ सर, उसमें कंफ्यूजन ये होता है, जैसे इक्विलिब्रियम पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखते हैं पावर 2 को आगे करके, और कोलराउस लॉ, वही में कंफ्यूजन होता है ज्यादा उसमें सर, क्योंकि क्वेश्चंस में उसमें गलत भी हुआ है। किसी में उन्होंने इक्विवेलेंट दे दिया, तो हमने जैसे ये रिप्रेजेंटेशन था इक्विवेलेंट था, हमने उसको लगा दिया, वो गलत हो गया। उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन था उनके क्वेश्चन। तो तूने मेरे को क्वेश्चन भेजा, वो मैं भूल गया। क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है तो क्वेश्चन भेजेगा तभी तो।
उस टाइम क्यों नहीं भेजा? मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा। और लॉ का जो रिप्रेजेंटेशन था, 1 मिनट शेयर कर दो स्क्रीन पहले। और लॉ का जो रिप्रेजेंटेशन था, तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले में दिक्कत आ रही होगी ना, कि स्ट्रॉन्ग वाले में? वीक वाले में। तो वीक बताया था कि अगर मान लिया ये मोलर कंडक्टेंस है, लाइक एन दिया दिस प्लस दिस, है ना। अब ये CaCl2 का था, तो मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस Cl ये है। हाँ, यही सर आप 2 लिखते हो ना, 2 into, तो हाँ, हम लोग कभी कभी ना 1/2 लिख देते हैं। यही कंफ्यूजन होता है कि 2 होगा या 1/2 होगा। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आता है बेटे, डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मोलर कंडक्टेंस में तो वो चीज लगा ही मत, ये है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरह से मोलर कंडक्टेंस। अब रही बात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यही चीज मैंने आपको बताया था कि भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर आप लिख रहे हो तो n फैक्टर से डिवाइड करता हूँ। हाँ, n फैक्टर से डिवाइड भी कर सकते थे, और ये भी लिख सकते हो आप Ca+2 प्लस दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओनली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब गिवन हो तब ये लिखोगे। AlCl3 हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl, कोफिशिएंट इसमें नहीं रहेगा जब सारे इक्विवेलेंट हों। रिलेशन की बात आती थी, जब रिलेशन की बात आती थी तब आता था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर, ये है। तो बात आती थी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CaCl2, मतलब मोलर कंडक्टेंस यहां पे लिख दो, जो भी आएगा n फैक्टर इसका 2 होगा। एक तो ऐसे लिख सकते हो, एक इस तरह से, इसी चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस को ओपन कर लो, तो मोलर कंडक्टेंस Ca प्लस मोलर कंडक्टेंस यहां 2, ठीक है, इस तरह से ओपन कर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो दोनों को। n फैक्टर से डिवाइड कर दे उसको ओपन करके। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 2, यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस ये भी लिख सकते हो आप। तो आपको जैसा क्वेश्चन है, अगर इस तरीके से सॉल्व होता है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इस तरीके से नहीं आता तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस तरीके का लिखने का मेथड और एक बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन चार्ज। जैसे इसको ब्रेक करोगे तो कैल्शियम पे +2 है, Cl पे -है, तो +2 यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 आ गया। अब वैसे भी इसका अगर एलसीएम ले लोगे तो आई थिंक यही आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी एलसीएम लोगे तो आप। यस सर, हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि कैसा रिप्रेजेंटेशन है, वो उस हिसाब से होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो पढ़ूं? थोड़ी लंबी है। इतना बड़ा? 3 लाइन की है। हाँ, कौन से चैप्टर का है? सॉलिड स्टेट। तो भेज देना, मैं 1 घंटा तो पढ़ेगा, तब तक पता चले पहली लाइन भूल गया। अच्छा, मैं भेज रहा हूँ। सर प्रेफरेंशियल आयन एब्जॉर्प्शन थ्योरी।
सर भेज दिया। उसमें पहला सेकंड वाली बताना पहले। अच्छा, इस नाम से भेजा है? वो पे ग्रुप पे भेजाऊंगा राना। ग्रुप पे तो कौन सा क्वेश्चन? मुझे तो ऑर्गेनिक दिख रहा है ये तो। नहीं, उसके ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 14। 6 क्वेश्चन भेजा है। लिंक के बाद से भेजा है सर। ठीक है, नहीं तो अभी मैं सोचा कि कोई और बच्चे तो नहीं भेजा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। आयनिक सॉलिड Na, हाँ इतने ग्राम आयनिक सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर मेक 2 लीटर। तो यहाँ से मोलरिटी निकल जाएगी। हाँ पीएच सॉल्यूशन का 8 दे रखा है ना। हाँ ठीक है, डिस्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन, डिस्टेंस है तो एज लेंथ आ जाएगी ना। हाँ एज लेंथ तेरी आ गई 2 रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ A। यहाँ हाँ। से एज लेंथ तुझे चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी में Z इंटू M बाई में A क्यूब इंटू NA, ये तो है। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा तेरा एज लेंथ आ गया। Na तुझे पता है, मास जेड भी पता ही है, FCC क्रिस्टल होगा। FCC पता है, तो Z। अब बात ये आती है, सॉरी Z पता हो गया, आपको मास चाहिए मुझे लगता है। यस सर। मास कुछ दिया है? मास एक दे रखा है 2.592 ग्राम ऑफ आयनिक सॉलिड एंड AA। इतना ही देख रहा है, 2.592 ग्राम ऑफ आयनिक सॉलिड डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि पहले A है क्या वो निकालो, और A जब निकल जाएगा तभी इसका मास आएगा, क्योंकि ये तो मोलर मास है ना, गिवन मास थोड़ी है। हाँ और मोलर मास तभी आएगा जब Na आपको A आएगा। तो A निकालने के लिए आपको यहाँ पे HA दे रखा है ना, H प्लस A माइनस। ठीक है, हाँ तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड है तो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो। तो आ जाएगा NaOH और AH, यही आएगा। अब Yes, ये sir. सॉल्ट जो है, सॉल्ट ऑफ द किसका है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, pKw 1/. log C। यस सर। यही था ना फॉर्मूला। और Yes, ये sir. इसीलिए उसने वो वैल्यूज दे रखी हैं सारी। यहाँ से क्या log C निकाल लेंगे, उसके बाद तो हो गया। हाँ, यहाँ पे C इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना, और कंसंट्रेशन आने का मतलब है मोलैरिटी आ गया। हाँ, फिर तो निकल ही गया, मोलर मास तो हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। यस सर। उसके जस्ट नीचे वाली एक और होगी है। सारे क्वेश्चन बताना सर। सारे क्वेश्चन अभी तेरे ही नहीं होंगे, क्योंकि अदर बच्चे भी हैं बेटे। तेरा मैं सॉल्व करके भेज देता हूँ, है ना, क्योंकि और हाँ। बच्चों की मेरी अगली क्लास भी है 10 मिनट बाद। ओके ओके। हाँ, मेरी +1 की क्लास भी है। हाँ, और कोई बच्चा जिसका रह रहा हो। सर आपने कहा था कि लायोफोबिक सॉल्ट्स और वो प्रोटेक्शन का, वो एक बार बता देना, क्या बोल रहा था आपने? लायोफिलिक और लायोफोबिक। गोल्ड नंबर। यस सर। गोल्ड नंबर। गोल्ड। अच्छा, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन थी ना वो, तो डेफिनेशन मतलब बताई थी। हाँ सर, डेफिनेशन समझ आई थी, लेकिन जो प्रोटेक्शन करते हैं ना, मतलब लायोफिलिक से लायोफिलिक, वो एक बड़ी मतलब समझ नहीं आया था। एक्चुअली मुझे तेरा टॉपिक नहीं मिल पा रहा कि क्या तुझे जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन वाला था, क्या था, क्या कह रहा था? प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मुझे नहीं समझ में आया, तो उसका छोटा सा हिंट दे दीजिए।
अच्छा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब ये था कि कोई सॉल्यूशन था AgI का, ठीक है। तो इसमें अपन ने डाल दिया KI डालोगे तो इसमें मैंने बताया था जो आयन कॉमन होता है वो प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब होता है। तो इसमें आप देखोगे आई जो होगा, ये I माइनस इस पे एडसॉर्ब होगा तो ये नेगेटिव बन गया, और जो सॉल्यूशन था उसके अंदर पोटेशियम होगा तो इसके अंदर एडसॉर्ब हो गया, तो एडसॉर्ब हो गया तो ये जो डिस्पर्शन फेज था, सॉरी मीडियम, वो आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया डिस्पर्शन फेज नेगेटिव चार्ज, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था सर इस पर जेटा पोटेंशियल बनेगा, इस पे आई एडसॉर्ब हुआ था तो ये फिक्स लेयर बनाया था, और यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा इसमें के मूव कर रहा था फ्रीली, तो ये मोबाइल लेयर था, ठीक है। तो इसमें एनायन फिक्स लेयर और कैटायन मोबाइल लेयर, तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया था जिसका नाम आपको बताया गया था जेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ये था, और इसी में मैंने आपको बताया था अगर AgI में AgNO3 ऐड कर दो, सिल्वर ऐड होगा, तो सिल्वर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और राना म्यूट की आवाज आ रही है। तो अब ये हो गया। अब इसमें ये पॉजिटिव डिस्पर्सन फेज आपका पॉजिटिव और डिस्पर्सन मीडियम आपका नेगेटिव हो गया। इसमें फिक्स लेयर कौन बनाएगा? कैटायन, और मोबाइल लेयर कौन बनाएगा? एनायन। एनायन, ठीक है। तो इस तरीके से वो मूव करेगा। अब रही बात इसमें वो कोगुलेशन की बात थी, जिसमें आपको बताया गया था कि भाई अगर एक कोलॉइडल है उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करो। मान लिया ये कोलॉइडल है तो इसमें सारे पार्टिकल पॉजिटिव होंगे और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं। तो मैंने कहा था अगर इसको आपको पीपीटी में बनाना है कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो इसे कोगुलेशन कहते थे। यहाँ ऐड कर सकते थे आप क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट। तो मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिंग पावर डायरेक्टली टू चार्ज। यस सर। ये है, तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो इजीली कोगुलेट कर देगा। अब उसके बाद एक और चीज बताया था, कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली टू सीपी। तो ये हो जाएगा, है ना। और इसी तरह अगर कोई एनाइनिक है तो उसमें कैटायन ऐड करते थे। कैटायन ऐड करते थे तो जैसे आप लगा लो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का पावर ज्यादा था, फिर मैग्नीशियम और सोडियम। तो चार्ज ये दोनों चीजें ज्यादा आती हैं, है ना, कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यूज। हाँ, अब कौन अब पूछ रहा था दूसरा बच्चा कि इसी चैप्टर से कुछ गोल्ड नंबर? मैं पूछ रहा था लायोफिलिक मतलब लायोफोबिक है वो लेस स्टेबल होते हैं, अगर उसमें हम लायोफिलिक सॉल ऐड कर देते हैं तो वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो कैसे, वो एक बार पूछ रहा था।
वो तो जाना पड़ेगा आपको पहले डिफरेंस में। डिफरेंस अगर आपके पास कॉपी हो तो लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस था। इसको मैंने बताया था मोर हाइड्रेटेड या हाईली हाइड्रेटेड, और इसको मैंने बताया था लेस हाइड्रेटेड। क्योंकि ये मेनली किसका होता था बच्चों? मेटल का। मेटल इजीली नहीं सॉल्यूशन बनाता। आपको याद होगा लायोफिलिक डायरेक्ट मिक्स करके बन जाता था। इसलिए स्पेशल मेथड हमने पढ़ा था। क्या था? अर्क वाला था ना कोई मेथड, ब्रिगार मेथड। हाँ, ब्रिगार मेथड था। तो वो स्पेशल मेथड से बनता है क्योंकि डायरेक्ट नहीं बनता। फिलिक का मतलब मीनिंग समझो तो समझ जाओगे। लायोफिलिक का मतलब वाटर लविंग या लिक्विड लविंग। लविंग का मतलब इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इजीली डिसॉल्व होने का मतलब है कि बॉन्ड इनका स्ट्रांग होगा बेटे। जो लायोफिलिक सोल्यूट होगा मींस डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा इट मींस एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज हुई होगी, मींस हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगी, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। आप ऐसे समझ लो बच्चे कि एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और आपके ही साथ का कोई कॉम्पिटिटर है जो एक दिन में 10 मिनट पढ़ रहा है, तो आप दोनों में से एनर्जी का लॉस किसका ज्यादा हो रहा है? एनर्जी का लॉस ऑफ कोर्स 10 घंटे पढ़ने वाले का ज्यादा होगा। तो स्टेबल भी कौन होगा? जब पूरे साल आप एनर्जी लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, मतलब मेहनत किए जा रहे हो, तो स्टेबिलिटी भी तो आप ही को मिलेगी ना। अब पेपर आया दोनों के लिए, एग्जाम में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा? ये वाला मोर कॉन्फिडेंट होगा और ये वाला लेस कॉन्फिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इजीली डर जाएगा। जैसे ही थोड़ा बहुत मुश्किल पेपर आया, क्वेश्चन आया, ये बंदा तुरंत डर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने साल भर मेहनत ही नहीं करी है। तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया, मींस लायोफोबिक हो गया। अब इस बच्चे को जो कि 10 मिनट पढ़ता था, उसी के सराउंडिंग में एक अच्छे बच्चे को बैठा दो जो कि 10 घंटे पढ़ता था पर डे। तो अब ये इसको चीटिंग करवा देगा, तो ये बंदा भी उतना ही स्ट्रांग हो गया ना जितना ये बंदा स्ट्रांग था। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो अब इसकी ये 10 मिनट वाला पहले इसको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर ये इसको बता रहा है तो इसका पेपर भी तो उतना ही अच्छा हो जाएगा ना जितना इसका होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो इसने दिखा दिए अपने। तो अब ये भी बंदा स्ट्रांग हो गया कि ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसकी जिसकी इंडिविजुअल कोई पावर नहीं थी लेकिन उसको प्रोटेक्ट किया गया, तो उसको कहते हैं लायोफिलिक। और जिसको प्रोटेक्ट करते हैं वो फोबिक था, मतलब वो हेटिंग था, मतलब वो डरा हुआ था। तो आप देख लो एग्जाम में आपको कौन सा स्टूडेंट बनना है, 10 मिनट वाला या 10 आवर वाला। आप दूसरे को हेल्प करोगे या दूसरे से हेल्प लोगे? ये है फिलिक और फोबिक का कॉन्सेप्ट। समझ आया कुछ बच्चे? यस सर। तो चलो अब मुझे दूसरी क्लास में भी ज्वाइन करना है। सर 2 मिनट बस जोन रिफाइनिंग बता दीजिए। जोन रिफाइनिंग में कुछ नहीं करना था, हीट तो करना था उसको बस। हाँ बट सर जो सॉल्युबिलिटी वो सारी एक साइड कैसे इकट्ठी हो गई? इम्प्योरिटी जो थी वो मोर सॉल्युबल थी ना लिक्विड में। हाँ तो अब इसको हीट किए, प्योर मेटल भी मेल्ट हुआ और इम्प्योरिटी भी मेल्ट हुई, मेल्ट दोनों हुए। हाँ। लेकिन एक बंदा लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल था, एक कम सॉल्युबल था। तो जो कम सॉल्युबल था वो लाइक प्रेसिपिटेट था। हाँ। जो सॉल्युबल था वो तो उसके साथ फ्लो करता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया। और जो लाइक प्रेसिपिटेट था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे छूटता चला जाएगा। हाँ। भाई एक बंदा जो है 1 मिनट पे मतलब लगा लो 20 कदम चलता है। हाँ। एक बंदा उसी 1 मिनट में 2 कदम चलता है, तो ये 20 कदम वाला धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता जाएगा। ये वाला बंदा यही आगे, तो दोनों जा रहे हैं
लेकिन हाँ। जब तक ये यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहाँ पहुंच गया। हाँ क्यों? क्योंकि सॉल्युबल था, लिक्विड के साथ फ्लो करता, वो आगे बढ़ गया। ये लाइक प्रेसिपिटेट थे, थोड़े थोड़े कम सॉल्युबल थे, तो सॉल्यूशन में पीछे 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 होते गए, है ना। और ये हीट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो पता चला ये तो यहीं फ्रीज हो गया और ये यहां जाके फ्रीज हुआ। एक बार में अगर 10% ऐसा हुआ, फिर जब ये फ्रीज हो गए फिर इसको हीट करेंगे, फिर अगली बार हीट करते करते 10% और, फिर ऐसे ऐसे टाइम लगता है बेटे। 10% करते करते तब कभी न कभी 100% होगा और ये बंदा पीछे रह गया, ये आगे चला गया। अब उस सॉलिड को क्या है देख लेते हैं कि भाई यहां तक इम्प्योरिटी है, तो यहीं से उस रॉड को कट कर देते हैं। प्योर मेटल इधर रह गया, इम्प्योर मेटल कट गया। अच्छा हाँ सर, इसमें कई बार होता हो, मतलब बहुत बहुत ज्यादा? बहुत स्लो प्रोसेस है बेटे, टाइम लगता है इसमें, ऐसे नहीं होता 1 मिनट में, है ना। चलो ठीक है बच्चों, मैं अगली क्लास के लिए जा रहा हूँ।